हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द 7th पार्ट ऑफ जीरो द बेसिक्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डीपी चार्जेस क्या होता है, डीपी का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, एंड अगर आप लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आपको डीपी चार्जेस पे करने पड़ते हैं या नहीं करने पड़ते हैं। बिकॉज बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि देखिए जीरोधा आपकी तरफ से अपने तरफ से कॉन्ट्रैक्ट नोट आपको ईमेल करता होता है, ठीक है ना, कि आपने क्या ट्रेडिंग किया उस दिन। तो उस कॉन्ट्रैक्ट नोट में कहीं भी डीपी चार्जेस मेंशन नहीं होता, फिर भी हमसे डीपी चार्जेस लिया जाता है। तो वो क्यों लिया जाता है या फिर कौन उसे लेता है हमसे, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन करके समझते हैं। देखिए दोस्तों, पहले तो क्या होता है कि डिपॉजिटरी मतलब क्या कि आपका जो डीमैट अकाउंट है, ठीक है ना, आपकी डीमैट अकाउंट में आपका शेयर स्टोर्स होते हैं, ठीक है ना। तो वो कहाँ स्टोर होते हैं, तो ऐसे हमारे पास दो डिपॉजिटरी है, NSDL और CDSL, ठीक है। तो अगर आप NSE का कोई भी स्टॉक परचेस करते हो तो वो कहाँ स्टोर होते हैं, NSDL के अंदर स्टोर होते हैं। और अगर आप लोग कोई भी BSE का स्टॉक परचेस करते हो तो वो कहाँ स्टोर होते हैं, CDSL के अंदर स्टोर होते हैं। अभी आप कहोगे NSE, BSE और CDSL और NSDL इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो देखिए, NSE और BSE ये स्टॉक एक्सचेंजेस है, ठीक है ना, और NSDL और CDSL क्या है, डिपॉजिटरीज है, ठीक है। तो NSDL का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड, और CDSL का क्या होता है दोस्तों, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज़ लिमिटेड, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए। तो अब देखिए, हमारे और डिपॉजिटरी के बीच में तीसरा बंदा होता है, कौन, जो ये सारे ट्रांजैक्शन करवाता है, तो उसे हम कहते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो जितने भी ब्रोकर हैं, जितने भी हमारे ब्रोकर हैं, जैसे कि एंजल वाले हो गए, अपस्टॉक्स, ग्रो, जीरोधा, ये सारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हैं। तो अब आप एक चीज़ समझ गए होंगे कि जो डीपी होता है, तो डीपी का मतलब ही होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस, मतलब डीपी चार्जेस, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए दोस्तों कि पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हेन डू वी नीड टू पे द डीपी चार्जेस, हमें डीपी चार्जेस कब देना पड़ता है, ठीक है ना। हमेशा तो ये डीपी चार्जेस पे नहीं करना पड़ता है, स्पेसिफिक जब आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो तब आपको पे करना पड़ता है। तो वो कौन सा ट्रांजैक्शन होता है, तो देखिए, अगर आपके डीमैट अकाउंट में कोई शेयर पड़े हुए हैं, ठीक है ना, और अगर आप लोग डीमैट अकाउंट से वो शेयर सेल करते हो, ठीक है, वो शेयर सेल करते हो, तो उस समय आपको डीपी चार्जेस पे करना पड़ता है। एट द टाइम ऑफ सेलिंग, सेल करते वक्त आपको डीपी चार्जेस पे करना पड़ता है, ओके। तब आप कहोगे कि देखिए, तो ये सेलिंग जब होता है तो ये क्या हर शेयर के लिए आपको पे करना पड़ता है, तो इसका भी फंडा है दोस्तों। देखिए, मान लीजिए आपके पास टाटा मोटर्स के, ठीक है ना, टाटा के आपके पास 100 शेयर्स हैं, ओके। आपने क्या किया, सुबह में 50 शेयर बेच दिए, ओके, एंड आफ्टरनून में 50 शेयर बेच दिए, ओके। तो अब आप पूछोगे कि क्या मैंने अगर ये दो सेल ट्रांजैक्शन किए तो मुझे अलग अलग डीपी चार्जेस पे करने पड़ेंगे, तो इसका आंसर है नहीं दोस्तों, आपको एक ही बार डीपी चार्ज पे करना पड़ेगा। बिकॉज आपने शेयर सेम शेयर कंपनी का शेयर आपने सेल किया हुआ है, तो आपको एक ही बार पे करना पड़ेगा, ठीक है। बट अब अगर आपके पास टाटा का 100 शेयर है, टाटा का 100 शेयर है, विप्रो का 100 शेयर है, ओके, और अगर आपने समझिए टाटा का एक शेयर सेल किया, विप्रो का एक शेयर सेल किया, तो उस केस में आपको 2 बार डीपी चार्जेस पे करना पड़ेगा, बिकॉज आपने अलग अलग स्टॉक कंपनी का शेयर सेल किया हुआ है। तो देखिए, ये बात तो आपको क्लियर हो गई कि जितने भी अलग अलग कंपनीज का आप लोग शेयर सेल करोगे अपने डीमैट अकाउंट में से, उतनी बार आपको डीपी चार्जेस पे करना पड़ेगा, ओके। तो आप ये तो समझ गए कि हमें डीपी चार्जेस कब पे करना पड़ता है, जब भी हम सेल करते हैं, जब भी हमारे डीमैट में से हम सेल करेंगे तभी हमको डीपी चार्जेस पे करने पड़ेंगे, ओके। अब सेकेंड क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि कितना डीपी चार्जेस लेते हैं, हाउ डीपी चार्जेस आर चार्ज्ड वाइल सेलिंग स्टॉक्स, मतलब वो किस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, क्या होता है दोस्तों, अलग अलग ब्रोकरेज, अलग अलग जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, अपने हिसाब से वो अपने हिसाब से वो डीपी चार्ज सेट करते हैं, ठीक है। तो अभी के केस में क्या है कि अगर आप लोग कोई भी CDSL से स्टॉक परचेस किए हो, मतलब कि अगर आपने BSE का कोई भी स्टॉक परचेस किया हुआ है, ठीक है ना, तो आपको 13 रुपीज़ आपको पे करना पड़ता है, इसको डिपॉजिटरी को आपको 13 रुपीज़ पे करना पड़ता है। ये तो हुआ डीपी चार्जेस, और 5.5 रुपये किसका चार्ज हुआ, ये CDSL का चार्ज हुआ, ठीक है। तो 13 + 5.5, ऐसे आपको 18.5 रुपये पे करना पड़ता है टोटल में, ठीक है। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक्चुअली एंजल 1 का है, ये एंजल वालों का ये रेट्स हैं ऐसे। तो ये मान के चलिए कि आपको 13 रुपीज़, ठीक है ना, 13 रुपीज़ + 5.5 रुपये, ठीक है, और इसके ऊपर भी प्लस 18% GST, ओके। इतना सब आपको कैलकुलेट करके डीपी चार्जेस के तौर पे पे करना पड़ता है। तो CDSL के लिए 5.5 रुपये पर सेलिंग ट्रांजैक्शन, और NSDL के लिए 4.5 रुपये, ओके। तो ये तो हुए उसके चार्जेस।
ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, मतलब मान लीजिए कि 18.5 रुपये के ऊपर 18% GST, तो लगभग 25 रुपीज़, ठीक है ना। 25 रुपये आपको DP चार्जेस के तौर पे पे करना पड़ता है। ओके, तो इसलिए जब भी आप शेयर सेल करते हो तो बहुत सोच समझ के सेल कीजिएगा। बिकॉज मान लीजिए अगर आपका एक शेयर है, कोई भी 10 रुपये का शेयर है, ठीक है ना, आपका 10 रुपये का शेयर है, अगर आपने उसका एक शेयर बेचा, ओके, और दूसरा 10 रुपये का शेयर है, उसका भी आपने एक शेयर बेचा, तो इसमें नुकसान आपका ही है दोस्तों। बिकॉज शेयर 10-10 रुपये का, मतलब टोटल अमाउंट हो रही है 20 रुपये की, बट आपको DP चार्जेस ही पे करना पड़ रहा है 50 रुपये, तो अल्टीमेटली इसका मतलब आपका लॉस हो रहा है। तो DP ये पे करते वक्त, मतलब सेल करते वक्त भी आप बहुत सोच समझ के सेल कीजिएगा। ओके, अभी तीसरा पॉइंट ये आता है दोस्तों कि DP चार्जेस आपको कहाँ दिखता है, ठीक है ना। DP चार्जेस आपको कहाँ देख सकते हो। तो फ्रेंड्स कैसा होता है कि ये जो है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट नोट में आपको नहीं दिखेगा, यू कांट सी इट इन कॉन्ट्रैक्ट नोट, आपको ये लेजर में दिखेगा, लेजर स्टेटमेंट। ओके, तो ज़ीरोधा के ऊपर अगर आप कंसोल के ऊपर जाते हो तो वहाँ पे फंड्स का जो सेक्शन आता है, मतलब आप वहाँ पे अपना सब कुछ चेक कर सकते हो। मैं उसके ऊपर भी अलग एक वीडियो बना दूंगा कि आप कैसे अपने प्रॉफिट रियलाइज अनरियलाइज प्रॉफिट और ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। तो ये आप मान के चलिए कि आपका लेजर होता है, लेजर के अंदर ये सारी चीज़ें दिखती हैं, DP चार्जेस। इवन आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपका जो AMC होता है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है ना, जो ज़ीरोधा के केस में 300 रुपये है, वो भी आपको कहीं पे भी कॉन्ट्रैक्ट नोट में नहीं दिखता। ये सारी चीज़ कहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है, लेजर में रिफ्लेक्ट होती है। तो ये बात ध्यान मान के चलिएगा। और इसको कॉन्ट्रैक्ट नोट में क्यों नहीं लिया जाता दोस्तों, तो इसका रीज़न सिंपल ये होता है कि आपका जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है ना, आपके जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो NSE या BSE थ्रू होते हैं, NSE और BSE थ्रू होते हैं, ठीक है ना। ये स्टॉक एक्सचेंजेस है, जब आप शेयर सेल या बाय करते हो तो ये NSE के थ्रू होता है या BSE के थ्रू होता है। और ये सारे कौन है, ये स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट नोट में आपको खाली आपने क्या ट्रेड किया है, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट नोट में क्या दिखता है आपको, आपने क्या ट्रेड किया है, क्या पूरा ट्रांजैक्शन किया हुआ है, वो सारी चीज़ें डिस्प्ले होती है, ठीक है ना। उसके रिलेटेड जो भी चार्जेस होंगे वो डिस्प्ले होते हैं। बट जैसे कि ये जो डिपॉजिट है, DP चार्जेस है, दिस इज़ रिलेटेड टू दी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट या डिपॉजिटरीज, ये NSDL एंड CDSL के रिलेटेड है। तो इसलिए ये आपको सेपरेटली कॉन्ट्रैक्ट नोट में नहीं दिखेंगे कभी भी, ये आपको लेजर में दिखेंगे। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ। और एक क्वेश्चन ऐसा होता है दोस्तों कि इंट्राडे जब आप करते हो तो इंट्राडे के लिए क्या आपको DP चार्जेस पे करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर है नहीं है। अगर आप इंट्राडे करते हो, सेम डे सेल बाय शेयर करते हो, बाय या सेल करते हो, तो आपको DP चार्जेस नहीं पे करना पड़ता, ठीक है। तो ये डाउट क्लियर हो गया आपका। हाँ, एक और चीज़, अगर आप मान लीजिए BTST करते हो, मतलब बाय टुडे सेल टुमारो करते हो, तब आपको DP चार्जेस पे करना पड़ता है क्या? तो जी हाँ दोस्तों, ये पे करना पड़ता है। ये पहले पे नहीं करना पड़ता था, बट 2021 से ये आपको, मतलब मई 2021 से ये आपको पे करना पड़ेगा। मतलब आप BTST अगर करते हो तो BTST का मतलब समझ लीजिए, बाय टुडे सेल टुडे नहीं, बाय टुडे सेल टुमारो। अगर आप ये करते हो तभी भी आपको DP चार्जेस पे करना पड़ता है। तो आई होप मैं अभी तक जितना मैंने आपको बताया है उसके अंदर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ओके, तो ये आपके सामने एक चार्ट है अलग अलग डिफरेंट ब्रोकरेज का, जो हमसे कितना चार्ज करते हैं, ठीक है ना। तो ये रेट आप देख सकते हो, सबका अलग अलग रेट होता है, ठीक है। एंजल बुकिंग का भी रेट अपस्टॉक्स जैसा ही रेट है। ओके, ज़ीरोधा का आप देख सकते हो, ज़ीरोधा का एक हिसाब से कम है, बिकॉज ज़ीरोधा 8 रुपीज़ चार्ज करता है, प्लस 5.5 रुपीज़ CDSL और 4.5 रुपये NSDL इस हिसाब से। और ये GST होता है दोस्तों 18%। तो ये आप भी कैलकुलेट करके देख सकते हो कि आपको कितना पड़ता है, ऑन एन एवरेज कितना पड़ता है। तो ये ज़ीरोधा को अगर मैं ध्यान रख के बना रहा हूँ तो ये मान के चलिए कि आपको 20 रुपये लगभग पड़ता है, बिकॉज 8 प्लस 5.5 रुपये होता है 13.5 रुपये, 13.5 रुपये का 18%, ठीक है ना। 13.5 रुपये का 18% अगर पूरा कैलकुलेट करते हो तो ये आपको 16-17 रुपये का पड़ता है टोटल, ठीक है। तो ये आपको सस्ता पड़ता है एज़ कम्पेयर टू एंजल ब्रोकिंग अपस्टॉक से ज़ीरोधा थोड़ा सस्ता पड़ता है। और आप बाकी की कंपनीज़ के भी चेक कर सकते हो। ओके, तो आई होप आप लोग को भी DP चार्जेस के रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं उसको डेफिनेटली आंसर करूँगा। एंड ये सारी चीज़ें दोस्तों आप नोटिस करते चलिए। क्या होता है, हम ट्रेडिंग करना चालू तो कर लेते हैं, बट हमें बहुत सी बेसिक चीज़ें मालूम नहीं होती, जिसकी वजह से जब आप अपना प्रॉफिट स्टेटमेंट चेक करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट नोट में तो आपको प्रॉफिट दिखता है, बट आप जब लेजर चेक करते हो तो इसके अंदर आपको लॉस दिखता है। तो ये आप सारी चीज़ें एक बार देखिएगा, ठीक है ना। और अगर आप चाहते हो कि अलग अलग चार्जेस के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ एक सेपरेट सा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। तो अगर कमेंट में ज़्यादा कमेंट्स होंगे उसके रिलेटेड तो मैं उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। चलिए, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना और अपने पैसे का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।